हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं और आगामी यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक हम जितने प्रैक्टिस सेटों पर बातचीत किए हैं वो आप सभी के लिए लाभदायक साबित हो रहे होंगे और आपके मनोबल और आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहले सवाल पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा सा एक बार कमेंट्स कर बता दीजिए कि मेरी आवाज़ और जो भी स्क्रीन है आप सभी को ठीक से दिखाई पड़ रही है, तो फिर मैं आगे बातचीत करूं। चलिए, पहला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के कुल 50 क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं और उन 50 सवालों को आप लोग बहुत ही एकाग्रता के साथ देखेंगे और मूल्यांकन के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे कि अगर यही सवाल फाइनली आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में आएंगे तो उसको कैसे हल किया जाएगा। तो चलते हम बातचीत करते हैं। सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, भोजपुरी और मेवाती। तो इसके आधार पर इसका जो आंसर होगा वो आप सारे लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि इसका जवाब क्या सही होगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया है कि भोजपुरी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि बिहारी हिंदी की बोली है। और बाकी जितनी बोलियां दी गई हैं वो सभी आप मिला लिए होंगे कि कहाँ कहाँ से। कुछ इसमें अवधी का, इसमें कुछ पूर्वी हिंदी की बोलियां शामिल हैं, कुछ पश्चिमी हिंदी की हैं और कुछ राजस्थानी हिंदी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। स्थापना दी गई कि कंप्यूटर का संबंध प्रिंट मीडिया से है और तर्क दिया जा रहा है कि प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र का विशिष्ट स्थान है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जो इसमें स्थापना दी गई है वो क्या है, सही है। और जो तर्क दिया जा रहा है कि प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र का विशिष्ट स्थान है वो क्या है। केवल प्रिंट मीडिया में समाचार पत्रों का ही नहीं, बाकी आप देखेंगे बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी निकलते हैं, उनका भी योगदान है। तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब है यहाँ पर, कंप्यूटर का संबंध प्रिंट मीडिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि स्थापना जो दी गई है वो क्या है, गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ये जाना माना प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि देवनागरी लिपि का संबंध किस लिपि से हुआ है, विकास किस लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन दिया गया ब्राह्मी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और कुटिल लिपि। तो 4 लिपियां दी गई हैं और उनके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब इसका देना शुरू कर दिया है कि जो ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। लेकिन आप देखेंगे ये प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी का जो जन्म हुआ है किस भाषा से हुआ है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि ये संस्कृत से हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा तो विधिवत तरीके से आप जानते होंगे कि संस्कृत है, फिर पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तब हिंदी है। ठीक है, डायरेक्ट इसका नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बीच में हम कई भाषाओं को डिलीट कर देते हैं और सीधे हिंदी का संबंध संस्कृत से दिखा देते हैं। ठीक वैसे ही देवनागरी लिपि के साथ भी है कि पहले ये ब्राह्मी लिपि है, फिर इसके बाद उत्तर शैली लिपि आती है, फिर इसके बाद गुप्त लिपि है, फिर कुटिल लिपि है, फिर इसके बाद देवनागरी लिपि है। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मी लिपि
से डायरेक्ट देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, बल्कि बीच में और कई लिपियां आती हैं जिनका कि कई बार हमें सही अनुक्रम परीक्षाओं में बताना पड़ता है। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि देवनागरी लिपि का विकास अगर देखा जाए विधिवत तरीके से तो ब्राह्मी लिपि और फिर उत्तर शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, तब देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किसके अंतर्गत हुआ है? नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किसके अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन दिया गया है हिंदी साहित्य सम्मेलन, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, प्रगतिशील लेखक संघ, काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सही इसमें ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसके अंतर्गत हुआ, तो यहाँ उप समिति का गठन हमें बताना किसके अंतर्गत हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है कि काशी नागरी प्रचारणी सन 1945 ईस्वी में श्रीनिवास दास, आपने जब देवनागरी लिपि पढ़ा होगा तो एक यहाँ पर नाम आता है श्रीनिवास दास, जिन्होंने कि जब भी देवनागरी लिपि की सुधार की चर्चा हुई थी तो इन्होंने भी अपना सुझाव दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्ध स्वर, इस टाइप से उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का निर्धारण किया गया है। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ध, व, क, ह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस के आधार पे हमें बताना है कि अंतस्थ कौन है। तो अंतस्थ की जब बातचीत की जाती है तो आप जानते हैं कि य, र, ल और व, 4 ये वर्ण जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण ध्वनियां हैं। प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण ध्वनियां हैं। इससे पहले जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो इसमें महाप्राण ध्वनियों के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका कि मैंने ट्रिक बताया था कि 24 याद रखिए आप। जब भी अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण की बात की जाए तो उसमें से किसी एक को याद रखिए। अगर दोनों को याद रखेंगे तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका जो आंसर है वो गलत कई बार वहां पर आप निकालने का प्रयास करते हैं। तो महाप्राण को याद रखेंगे तो अपने आप जो अल्प प्राण है वो इसमें से छट जाएगा। अगर 2-4 महाप्राण है तो इसका मतलब जो शेष वर्ण बच रहे हैं वो सब क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा 1 और 3 और 5 भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया आप लोगों ने बिल्कुल इसको देखकर सही जवाब इसका बता दिया है कि ऑप्शन ए जो कि सही है, यानी कि क जो वर्ण है पहला है और तीसरा क्या हो गया? ग हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नहीं मेल खा रहे हैं, यहाँ पर महाप्राण भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ऑप्शन नीचे के क्या है? गलत हैं और ऑप्शन ए इस तरीके से सही है। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जो पुराने बच्चे हैं वो तो अब मेरे फैमिली की तरह हो चुके हैं। अगर वो प्रैक्टिस सेट में नहीं शामिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी लग रही है। तो लगातार आप लोग बन रहे हैं, अपना स्नेह और प्यार इस चैनल को दे रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कोशिश करता हूं कि पर डे आपका कुछ न कुछ प्रैक्टिस सेट हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखकर कई बार व्यस्तता आ जाती है, जिससे कि हमें कई बार बताना पड़ता है कि आज का क्लास नहीं चलेगा। और ये लिखते समय बहुत खुशी नहीं होती है, फिर भी कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, समय का दास होता है, तो उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। खैर चलते हैं आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ये आपके लिए नया प्रश्न होगा कि खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया इंद्रनाथ मदान, कृष्ण शंकर शुक्ल, ब्रज रत्नदास, रमाशंकर शुक्ल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तक तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, गारसद तासी से लेकर सुमन राजे और मिर्जा माधव तक के इतिहासकारों को आप याद कर लिए होंगे, आपके
पूरे जो आपका दिमागी रूपी सॉफ्टवेयर है उसमें सेव हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पर एक नए ढंग का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ब्रज रत्न दास ने लिखा था खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। इसका प्रकाशन वर्ष जो था सन 1941 ईस्वी में ये बुक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कई नए बच्चे जुड़ रहे हैं जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और बस यही कहूंगा कि चैनल को देखिए, इसकी विश्वसनीयता को देखिए, इसके कंटेंट को देखिए, फिर अपनी कीमती समय को दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य में राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और संयोग की कथा है? अब आपका दिमाग तुरंत सर्च करना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार हमने इतनी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किताबों को पढ़ा है और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि रासो काव्य में राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और संयोग की कथा किस रचना में की गई? ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, भीषल देव रासो। और आपका दिमाग पूरा सर्च कर लिया होगा और जो सही आंसर होगा वहां जाकर एरो आपका दिमाग टिक कर रहा होगा, और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, कुछ ने इसका शॉर्ट नाम लिखा है, कुछ ने कंप्लीट नाम लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है सही जवाब है विशल देवरासो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चारों रचनाएं दी गई हैं, चारों रचनाओं के लेखक आपके दिमाग में भी जरूर प्रिंटेड हुए होंगे, क्योंकि कई बार इन रचनाओं के लेखक भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े होंगे वो मेरे पढ़ाने की शैली को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और एक स्टूडेंट ने बताया कि राजा भोज की पुत्री राजमती से नाराज होकर कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे, जो कि एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है यूपी पीजीटी 2011 में। चलिए इस स्टोरी को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ये भी आदिकालीन रचना है और न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी होगी, और बहुत ही निर्णायक भूमिका ये परीक्षाओं में निभाती है रचना। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया देवसेन, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी और हेमचंद। तो आपका दिमाग तुरंत सर्च किया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों की जो तैयारी है वो एकदम चरम पे चल रही होगी। आपको बस इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत है कि जो भी आपने याद किया है, अपने दिमाग में आपने स्टोर किया है, उसको कौन सी ऐसी जगह हो जहां पर निकालने की कोशिश किया जाए। तमाम आपने मार्केट में पॉपुलर किताबें जो अभ्यास सेट के नाम पर चल रही होंगी उनको भी देख रहे होंगे, और तमाम उन चैनल्स को भी देख रहे होंगे जो जिससे कि आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। और यहाँ पर तो आप लोग अपने कीमती समय को दे ही रहे हैं। सही जवाब आप लोगों ने बातों बातों में दे दिया है। बिल्कुल इसका सही जवाब है कि शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, सिद्ध कड़हप्पा के गुरु कौन थे? यानी कि सिद्ध कवियों से संबंधित ये प्रश्न आ गया। और कड़हप्पा के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया है जलंधरप्पा, चौरंगिप्पा और गोरक्षप्पा, धरमपा। धर्मपा अगर यहाँ दिया हुआ है तो आप सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र को नहीं समझे। ये उस सिद्ध जो 84 सिद्ध हैं, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि कई बार तो सवालों में भी पूछ लिया जाता है कि सिद्धों की संख्या कुल कितनी है? 84 है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। तो यहाँ पर कड़हप्पा पूछा जा रहा है कि किसके गुरु थे? कड़हप्पा के गुरु कौन थे, यानी कि शिष्य किसके थे? कड़हप्पा। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया है, ऑप्शन ए जलंधरप्पा। जलंधरप्पा जिनके नाम पर ऐसा माना जाता है कि जो पंजाब में जालंधर नामक स्थान है पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है? तो जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे उनके लिए ये ऐसे प्रश्न बाएं हाथ का खेल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट किए होंगे वो मूड बना रहे होंगे कि इस बार फॉर्म भरें कि नहीं भरें, लास्ट डेट भी शायद आने ही वाली है, और इसी उहापोह में होंगे। उनको लग रहा होगा कि मैथिल कोकिल किसको कहा गया। ऑप्शन दिया गया सूरदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो और विद्यापति। तो जो बच्चे इस चैनल से लगातार जुड़े हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन डी
मैथिल कोकिल कहा गया विद्यापति को, और अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है, और कई उपाधियां भी इनको अलग अलग राजाओं ने दी हैं। इनकी रचनाएं भी काफी फेमस रही हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। लगातार परीक्षाओं में और प्रैक्टिस सेट में इनसे सवाल बनते रहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कविताओं को श्रृंगारी पद मानकर और आलोचना की कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। तमाम स्टोरीज को आप जानते होंगे, अपने दिमाग में आप लोग रखे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आलवार संत भक्तकालीन किस शाखा के अंतर्गत हैं। यहाँ पर एक नए ढंग का प्रश्न है जो कि आपको थ्योरेटिकल ढंग से अच्छे से पढ़ने की मांग करता है कि आलवार संत भक्तिकालीन किस शाखा के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पर आपने याद किया होगा कि आलवारों की संख्या कुल 12 है, तमिल में लिखते हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, और आंडाल महिला हैं। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न आप जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो कुछ न कुछ नए क्वेश्चन जरूर आपके सामने आते हैं। उन्हीं नए प्रश्नों में है कि आलवार संत भक्तकालीन किस शाखा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो बिल्कुल लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आलवार संत जो है वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि यहाँ पर कोटेशन के तौर पर आया हुआ है कि कबहू न करते बंदगी, कबहू न करते बंदगी, दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। उक्त पंक्तियां किस भक्तिकालीन कवि द्वारा रचित हैं। तो ये भी एक तरीके से आप सभी के लिए नया प्रश्न होगा कि कबहू न करते बंदगी, दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। उक्त पंक्तियां किस भक्तिकालीन कवि द्वारा रचित हैं। ऑप्शन दिया गया मलुकदास, सुंदरदास, रज्जब, धर्मदास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है ऑप्शन ए मलुकदास। मलुकदास ने इस पंक्ति को लिखा है। खासतौर से मलुकदास से रिलेटेड एक नया दूसरा प्रश्न आता रहा है हमेशा कि सबके दाता राम अजगर करे न चाकरी। ठीक है, सबके दाता राम, ये भी मलुकदास की ही पंक्ति है। आलसीपन जो भी प्रवृत्ति को ये पंक्तियां दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नया प्रश्न मलुकदास से आया। इसका मतलब है कि मलुकदास ने अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी लिखा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, अजगर करे न चाकरी, सबके दाता राम कह गए मलुकदास, कुछ ऐसे करके पंक्ति है। चलिए आप लोग भी दिमाग में रखे होंगे। अचानक ये मलुकदास का प्रसंग आया तो लगा कि उस पंक्ति को भी बताना जरूरी है, क्योंकि इस पंक्ति से ज्यादा वही पूछी जाती रही है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोस्वामी हित हरिवंश नहीं है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि गोस्वामी हित हरिवंश किस रचना के लेखक नहीं है। ऑप्शन है राधा सुधानिधि, सिद्धांत दोहावली, सेवक वाणी, यमुनाष्टक। तो 4 रचनाएं दी गई हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि हित हरिवंश द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 और 4। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर कौन सी रचना नहीं है। तो इसमें जो राधा सुधानिधि है वो हित हरिवंश द्वारा नहीं लिखी गई है, और यमुनाष्टक जो है वो भी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो हित हरिवंश द्वारा लिखा गया है, लेकिन हमें प्रश्नानुसार बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है, थोड़ा सा टाइम लेकर भी हल करना है। कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में मैंने देखा है कि कई ऐसे प्रतिभागी हैं, ऐसा लगता है कि जीवन भर की नींद कंप्लीट नहीं की है, और वहाँ पर जो 2 घंटे का प्रश्न है पत्र होता है उसको मात्र 1 घंटे में 45 मिनट में करके और खूब नींद लेते हैं। ऐसे लगता है कि उनकी नींद इसी एग्जाम हॉल में ही कंप्लीट हो रही है। हालांकि जो जुझारू किस्म के बच्चे होते हैं, जो जिनको लगता है कि इस बार हमें रिजल्ट निकालना है, तो वो टाइम लेकर आराम से प्रश्न को देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे जो अनुभव मैं बता रहा हूँ वो आप लोग खुद देखे भी होंगे। और ऐसे सोने वाले बच्चे हरकत करते हैं, लगता है कि पेपर बहुत इजी आया था, उनके बाएं हाथ का खेल था। अगर उनके शरीर में बाएं हाथ नहीं रहता तो और भी किसी चीज़ का खेल हो सकता था। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको देखना है प्रश्न के मेरिट के हिसाब से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन है तो उसको आराम से सॉल्व कर लेना है, कठिन क्वेश्चन है तो उसको
धैर्य रखकर टाइम देकर सॉल्व करना है। ठीक वैसे जैसे क्रिकेट मैच में हर बॉल पे 4 रन और 6 रन नहीं बनाया जा सकता है, बॉल के मेरिट के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो लगातार आप लोग जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो जरूर इन चीज़ों को भी ध्यान में रख रहे होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब तो मैंने मैक्सिमम यहाँ की क्वालिटी को अच्छा करके रखा हुआ है। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। स्क्रीन को एक आता है ना बड़ा करने वाला, नीचे से चौकोर टाइप का रहता है, उसको कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ कुछ आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर देखिए वही टाइम टेकिंग वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम काव्य परंपरा की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। 4 रचनाएं दी गई हैं: आध्यात्म रामायण, अंगद पैच, बरवे रामायण, राम रासो। 4 रचनाएं दी गई हैं और उनको हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसको आप लोग देखते ही इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है कि अंगद पैच, जो कि 1444 ईस्वी में, बरवे रामायण 1612 ईस्वी में और राम रासो 1618 ईस्वी में, आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी में प्रकाशित। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण दिखाई देता है। बड़ा ही नया तरीके का प्रश्न है कि, और ये ऐसा प्रश्न है कि जब आप थियोरेटिकल ढंग से अच्छे से तैयारी किए होंगे, अच्छी किताबों को पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को, बेसिक ग्रंथों को पढ़े होंगे, तो जरूर इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा कालखंड है जिसमें नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब इसका दिया कि ऑप्शन डी, राम भक्ति काव्य धारा में नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और इसको देखते ही आपके दिमाग में इसका आंसर तुरंत आ भी गया होगा और ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा किसके बारे में ये बात कही गई। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया था। सेनापति के संबंध में उक्त कथन किसके द्वारा कहे गए। तो कहने की शैली से ही आप लोगों ने इसको पकड़ लिया होगा कि किसने कहा है। ऑप्शन दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रामचंद्र शुक्ल के कथनों को कैसे पकड़ना है उसको आप इजीली देख सकते हैं। वो किसी कवि के बारे में लिखते हैं कि ये इनके पास हृदय नहीं था, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कोई केशवदास के बारे में, लेकिन यहाँ पर सेनापति पर काफी उदार प्रतीत दिखाई पड़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और कैसे आगे की परीक्षाओं में कोटेशंस को पकड़े रामचंद्र शुक्ल के, तो आप देख रहे हैं कि सेनापति को कह रहे हैं कि सहृदय कवि थे और इनके जैसा, ये इनका बड़ा फेमस यहाँ पर शब्द है, इनके जैसा। और कई कवियों के बारे में उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं जिससे कि कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है। खासतौर से रीतिकाल के कवियों को आप देखेंगे तो वहां पर रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही मिलती जुलती बातों को कहा है। तो इसलिए परीक्षा के पहले एक बार जरूर आप उन तमाम महत्वपूर्ण रीतिकालीन कवियों और रामचंद्र शुक्ल के कथनों को ध्यान में रखकर जाए, जिसपे कि हमने कई वीडियोज में वो बताने का प्रयास किया। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कैसे पढ़ें, पढ़ने का सही अप्रोच क्या है। पुरानी वीडियोज हैं, हो सकता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो और स्पीड भी स्लो हो, तो बढ़ाकर और उसकी क्वालिटी भी बढ़ाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेन बात है कि आपको कुछ वहां से नॉलेज मिल जाए। अगला जो प्रश्न है, असंगत युग्म को पहचानिए। यहाँ पर दिया गया है कि असंगत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन दिया गया है प्रेम पुष्पांजलि प्रताप नारायण मिश्र, जीर्ण जनपद प्रेमघन, पावस पचासा राधा कृष्णदास, नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी। तो ये ऐसा प्रश्न है कि आप अपने दिमाग में या अपने जो छोटा सा आपके पास दिमाग है उसमें बहुत सारी रचनाओं को आपने संग्रहित किया हुआ है। हम तो चैनल पर आते हैं, समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन आपका दिमाग खुद इतनी रचनाओं को कलेक्ट किया है। बस जरूरत है कि समय और अनुकूल परिस्थितियों के माध्यम से आप उन सही आंसर्स तक पहुंचे। तो जैसे ये प्रश्न आया कि असंगत युग्म को पहचानिए,
तो आपका दिमाग एकदम सर्च करके रख लिया होगा कि इसका असंगत युग्म क्या है। कई बच्चों का दिमाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया है कि असंगत कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है कि ये क्या है, असंगत है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हो क्या है, संगत है। तो आपकी तैयारी यहाँ पर एक तरीके से और चल रही होगी कि प्रेम पुष्पांजलि अगर वन लाइनर में आएगा तो आप बता देंगे तुरंत ही प्रताप नारायण मिश्र का है, जीर्ण जनपद प्रेमगंज का है, पावस पचासा जो है राधा कृष्ण दास का नहीं बल्कि अंबिका दत्त व्यास का है। ठीक है, राधा कृष्ण दास के स्थान पर अंबिका दत्त व्यास द्वारा ये लिखा गया है। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने इसको कहीं पढ़ा है। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मैंने देखा है कि जब भी परीक्षा देकर वो बाहर निकलते हैं, आंसर उनका गलत रहता है, तो बार बार अपने दिमाग को ठोकते हैं और कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं इसको पढ़ा था, मैंने कहीं देखा था। कई विद्यार्थियों को तो मैंने देखा वो बोलते थे कि मैंने कहीं इसको देखा था। तो इसका मतलब है कि उनके पास जितनी किताबें हैं वो किताबों में अक्षरों को देखते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन डी दिया गया नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी का। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं और इन ट्रिक्स को अपना सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा कि नव भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। भक्तमाल और नव भक्तमाल नाम से कई रचनाएं आपको हिंदी साहित्य में मिलेंगी, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है असंगत के तौर पर सबसे तगड़ा वाला जो ऑप्शन यहाँ पर है पावस पचासा, जो कि राधा कृष्ण दास का नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन इस वजह से ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। तो ये उसी इकाई का प्रश्न है जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला प्रश्न नया जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इसमें लोहिया को पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है, अम्बेडकर को पढ़ना है और कुछ अन्य विचारकों को भी पढ़ना है, जिसमें कि विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का नाम लिया जा सकता है। तो विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, स्क्रीन पर आप लोग देख लिए होंगे और आपके दिमाग में भी आ गया होगा किसके याद में किया था, कब किया था, कहाँ किया था। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में जरूर फिक्स किए होंगे। जैसे प्रश्न को आप देखेंगे तुरंत उसका सही आंसर आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया किसकी की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों ने भक्तमाल पर अच्छा खासा रिसर्च कर लिया। उत्तर भक्तमाल उन्होंने बताया कि भारतेंदु का है। जैसा कि मैंने बताया कि भक्तमाल को लेकर कई रचनाएं लिखी गई हैं और उनको बल्कि एक जगह कलेक्ट करके आप अपने नोटबुक में रख सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि इस तरीके का वीडियो आ भी जाए जिससे कि आपको आसानी भी हो। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि खूब पूरा पढ़कर हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने पाठ्यक्रम को देखिए, फिर अपनी पुरानी तैयारी को देखिए, फिर पुरानी तैयारी के साथ साथ लगातार आखिरी दम तक नई चीज़ों को भी देखने की कोशिश कीजिए। कुल मिला जुला कर तीनों चीज़ें अगर आपको एक दिशा में पहुंच जाएंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट हैं वो पूरी सारी चीज़ें याद करके रखे हुए हैं और उनसे उनके सिर को आप ठोक दें तो तुरंत सही आंसर बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सफल लोगों को देखने का नज़रिया अलग होता है, असफल लोगों को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, और बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो तुरंत आप इसका लाभ आगे उठा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो जैसे उदंत मार्तंड आपके दिमाग में आया, तमाम गूगल के अनुसार आपकी दिमाग में चीज़ें आ गई होंगी कि ये 1826 में आया था, प्रथम था, कोलकाता से साथ जुगल किशोर थे। ठीक है, 30 मई इसी के याद में पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, और भी जितने आंकड़े होंगे आपने जितने इकट्ठा किए होंगे सब आ रहा होगा। सही जवाब आप लोगों ने बातों में कहा कि जुगल किशोर। ध्यान देने वाली बात है कि जुगल किशोर कानपुर से थे, लेकिन कलकत्ता से उन्होंने उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड मतलब मार्तंड मतलब होता है सूर्य और उदंत मतलब उगता हुआ सूर्य। तो काफी ये उगता हुआ सूर्य क्या है, पॉजिटिव सकारात्मकता का प्रतीक है। नहीं तो यहाँ पर दुबंत मार्तंड अगर आप देख रहे हैं कि नहीं आता कभी, तो ये जमाना था सन 1826 ईस्वी, गुलामी का दौर था। तो आप जानते हैं कि तमाम कोशिशें की गई थी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि में सर्वाधिक रहस्यात्मकता दिखाई देती है, किस छायावादी कवि में सर्वाधिक रहस्यात्मकता दिखाई देती है। पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने देखा कि डायरेक्ट रहस्यात्मकता न पूछकर उसमें अज्ञात से संबंधित या फिर कुछ जो गुप्त टाइप की चीज हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रहस्यात्मकता लिखा गया है तो तुरंत आपके दिमाग में ऑप्शन को देखते ही आ गया होगा कि महादेवी वर्मा के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो
सही जवाब है ऑप्शन ए कि सर्वाधिक रहस्यात्मकता अगर किसी में दिखाई पड़ती है छायावादी कवियों में तो सर्वाधिक महादेवी वर्मा में। आगे बात करते हैं। कई बार तो वर्तमान समय में बच्चे पीएचडी इत्यादि का रिसर्च टॉपिक लेकर जाते हैं कि महादेवी की कविताओं में रहस्यात्मकता। इस पे इतना काम हो गया है कि जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो पक जाता है और बोलता है कि और कुछ नया नहीं मिला। तो कुछ कुछ चीजें रिसर्च की लिए अलग नई चीजें जरूरी होती हैं, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है? किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों ऑप्शन के आधार पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नगेंद्र ने इस बात को कहा है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। फिर उसी तरीके का प्रश्न आ गया कि असंगत युग्म को पहचानिए कि कौन सा असंगत युग्म है। ऑप्शन दिया गया है पिघलते पत्थर, रांगे राघव, सतरंगे पंखों वाली अग्गे, गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन, बरसात के बादल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका जो यहाँ पर असंगत युग्म कौन सा है, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि असंगत युग्म कौन सा है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने कवि और कविता उनकी कविताओं को अच्छे से पढ़ा है और बिल्कुल कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन बी क्या है, असंगत है। जितने ऊपर के ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, सब संगत हैं। बी असंगत क्यों है कि सतरंगे पंखों वाली अज्ञे की कविता नहीं है बल्कि ये किसकी है, नागार्जुन की है। तो कई बच्चों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी आगे के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं कि पिघलते पत्थर रांगे राघव का है, गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन, बरसात के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई कविताएं। तो इस हिसाब से बिल्कुल आप लोगों ने सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की कविताएं पकड़ लिया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अरुण कमल द्वारा रचित नहीं है। यह भी नया प्रश्न आपके लिए कि अरुण कमल के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह रचित नहीं है। ऑप्शन दिए गए चार, पहले काव्य संग्रहों का नाम दिया है अपनी केवल धार, भिनसार, पुतली में संसार, रंग खतरे में है। तो ये चार नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि अरुण कमल का नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अरुण कमल का नहीं है, भिनसार नहीं है और फिर रंग खतरे में, ये दोनों काव्य संग्रह उनका नहीं है। बाकी अपनी केवल धार जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह है, और पुतली में संसार ये भी अरुण कमल द्वारा क्या है, रचित है। हमें बताना है कि रचित नहीं है, ये मुख्य डिफरेंस यहाँ पर है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ऑप्शन ए 2 और 4 क्या है, इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है, सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं काव्य संग्रह की रचयिता है। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं काव्य संग्रह की रचयिता है। ऑप्शन दिया गया अनामिका, प्रभा खेतान, कमल कुमार, नीरजा माधव। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं काव्य संग्रह की रचयिता कौन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभा खेतान। ठीक है, ये नई रचना आप सभी के लिए दिख रही होगी। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित नहीं है। यानी कि 4 इसमें उपन्यासों का नाम दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कि किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित नहीं है। अंगूठी का नगीना, राजकुमारी, धराऊं घटना, कनन कुसुम व मस्तानी। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने हिंदी उपन्यासों पर बातचीत किया है, उसमें किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में हमने काफी डिटेल से बातों को रखा था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। धराऊं घटना जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा नहीं रचित है और बाकी जितनी भी रचनाएं यहाँ दी गई हैं सब क्या है, उनके द्वारा रचित है। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो गया सी।
अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव ने किस उपन्यास की रचना महादेवी वर्मा के साथ संयुक्त रूप से की है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि राजेंद्र यादव ने किस उपन्यास की रचना महादेवी वर्मा के साथ संयुक्त रूप से की है। ऑप्शन दिया गया है, 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग, श और मात, सारा आकाश। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र यादव ने किस उपन्यास की रचना यहाँ पर महादेवी वर्मा के साथ संयुक्त रूप, बल्कि यहाँ पर महादेवी वर्मा के स्थान पे होना चाहिए था मन्नू भंडारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, मन्नू भंडारी की जगह पे क्या हो गया, महादेवी वर्मा टाइप हो गया है। तो किस किस कौन सी रचना की है? तो इसका जो सही जवाब हो गया 1 इंच मुस्कान। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों का आपसी संबंध पति पत्नी का था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। यह कथन किस कहानीकार के हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और नए ढंग का ये यहाँ पर प्रश्न दिखाई पड़ रहा है और खुद पूछा जा रहा है कि ये किस कहानीकार की द्वारा कही गई बात है या फिर उसका कथन है कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया कि मोहन राकेश। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पाखंड विडंबन नाटक किस नाटक का हिंदी अनुवाद है? आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनुदित दो तरीके के नाटकों को लिखा है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उनका कौन सा मौलिक नाटक है, कौन सा अनुदित नाटक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाखंड विडंबन नाम से उन्होंने जो नाटक लिखा है, इस नाटक का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन दिया गया है, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, प्रबोध चंद्रोदय, चंड कौशिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कई बच्चों ने दिया कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है पाखंड विडंबन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वृंदावनलाल वर्मा वृंदावनलाल वर्मा कृत नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रमानुसार लगाएं। यानी कि फूलों की बोली, झांसी की रानी, पूर्व की ओर, ललित विक्रम, ये चारों नाटक वृंदावनलाल वर्मा के हैं, लेकिन इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पे हमें बताना। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का, वो सही है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और क्यों है? फूलों की बोली 1947 में प्रकाशित हुआ, झांसी की रानी 1948 में, पूर्व की ओर 1950 में और ललित विक्रम 1953 में प्रकाशित हुआ। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर आप सभी को, कुछ बच्चों को मालूम था, कुछ बच्चों को नहीं मालूम था, तो वो इस चीज को अपने दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा कठिन होते हैं परीक्षाओं में हल करने के लिए। तो इसका बहुत सारे ट्रिकों में एक ट्रिक है कि जिन रचनाकारों की 5 से अधिक, बल्कि 4 से अधिक रचनाएं या फिर 4 या 4 से अधिक रचनाएं, उनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कभी भी वो रचना क्रम में या फिर प्रकाशन वर्ष के आधार पर पूछी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ओकाक ओकाक सुरेंद्र वर्मा कृत किस नाटक का पात्र है? यहां पर एक पात्र का नाम दिया गया है ओकाक और पूछा जा रहा है कि सुरेंद्र वर्मा कृत किस नाटक का पात्र है? द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, रेत बंधु, 8वां सर्ग। ठीक है, तो ओकाक कई बार तो ये सुमेलित करने वाले प्रश्न में भी आ जाता है पात्र और एक तरफ रचनाओं का नाम रहता है। और यहाँ पर देखिए वन लाइनर में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है, जो सबसे लंबा वाला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि क्या है ये जो रचना है। तो ध्यान में रखिए कि ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा कृत और वक्काक नाम का जो पात्र है इसी से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल कृत प्रथम नाटक है
क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण लाल कृत प्रथम नाटक है। ऑप्शन दिया गया है मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अंधा कुआं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल नाम दिया हुआ है। ये दोनों काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं परीक्षार्थियों के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों की रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है और बाकी इनके समय को और इनके नामों को भी ध्यान में रखना है कि अलग अलग नाम है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोगों ने बताया कि अंधा कुआं। सन 1955 में ये प्रकाशित हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण लाल को जिन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा तुरंत उनके दिमाग में आया होगा कि अंधा कुआं इनकी क्या है, पहली रचना है। यहाँ पर प्रथम नाटक पूछा जा रहा है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसी के समय एक और नाटक लिखा गया जिसका नाम था अंधा युग। कुछ बच्चों ने कहा कि एक मैडम टेस्ट लेती हैं, काफी अच्छा पढ़ाती हैं और अच्छा टेस्ट लेती हैं, तो आप उनके चैनल को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये माइनर डिफरेंस आप देखिए कि उसी समय लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा अंधा कुआं और यहाँ पर 1954 ईस्वी में धर्मवीर भारती ने लिखा अंधा युग। ये क्या कारण था कि उस समय अंधा नाम से जो टाइटल था ये हर नाटककार यूज करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है, कोरिलेट करके आप लोगों को देखते जाना है। ठीक है, चलिए अंजो दीदी को आप कहाँ आप लोग घुसेड़ रहे हैं, इसमें लक्ष्मी नारायण लाल की कृति अंजो दीदी नहीं है। हाँ उसी समय, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि अंकिया अंकिया लोक नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अंकिया लोक नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिया गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो अंकिया का संबंध किस क्षेत्र से है? आप देखते होंगे कि हर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कोई ना कोई लोक नाट्य का क्षेत्र पता चलता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन प्रैक्टिस सेट्स का जो नोटबुक बनाया होगा वो लोक नाट्य का भी एक अलग से आपने टॉपिक बनाया होगा। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है असम का। तो जो बच्चे असम से जुड़े होंगे उनके दिमाग में तुरंत एक लोक नाट्य आया होगा। हालांकि इस समय स्थिति ऐसी है कि अपने लोकगीत, अपने लोक नाट्य, अपनी लोक बोली से लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आज मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी में था, कई बच्चों ने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, जो कि ठेठ हिंदी पट्टी के रहने वाले। तो ये तो थोड़ी सी चिंताजनक बातें हैं, फिर भी समय परिस्थिति को सब लोग जानते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले बार प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जाना माना प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, चंद्रबली सिंह। तो दूसरी परंपरा की खोज आप लोग सपने में रहेंगे तो भी तुरंत जग कर बता देंगे कि ये नामवर सिंह का है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया नामवर सिंह ने लिखा दूसरी परंपरा की खोज। सन 1982 ईस्वी में उन्होंने इसको लिखा था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्मरण के लेखक शिव पूजन साहा हैं? किस संस्मरण के लेखक शिव पूजन साहा हैं? और बड़े गर्व की बात है कि शिव पूजन सहाय जहां पर कभी प्रोफेसर हुआ करते थे और संयोग से उसी बोर्ड पर मेरा भी नाम नीचे लिखा हुआ है। तो शिव पूजन सहाय यहाँ पर साहित्यकार के रूप में भी आपको दिख रहे हैं और उस परंपरा में जहाँ पर इनकी कर्मस्थली थी वहाँ पर मुझे भी काम करने का मौका मिल रहा है। और कई बार जब मैं इस तरीके की बातों को बताता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन ये पूरी रियल चीज़ है। हो सकता है कभी कम्युनिटी बॉक्स में मैं उस सारी चीज़ों को पोस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, शिव पूजन शाह जिनको कि जाना जाता है देहाती दुनिया नाम से, इन्होंने एक आंचलिक उपन्यास लिखा हुआ था और तब ये चर्चा में आए थे। इन्होंने संस्मरण लिखा, क्या लिखा है? ऑप्शन दिया गया जंजीर और दीवारें, पथ के साथी, झलक, वे दिन वे लोग। तो आप लोगों ने तुरंत सही जवाब इसका बता दिया, ऑप्शन डी, वे दिन वे लोग। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष की तलाश में, इंद्रधनुष की तलाश में किस प्रवासी साहित्यकार की रचना है? तो ये प्रवासी साहित्य से संबंधित है। और इंद्रधनुष की तलाश में किस
प्रवासी साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन दिया गया है उषा राजे सक्सेना, इला प्रसाद, लालजी वर्मा, दिव्या माथुर। तो एक चीज तो ध्यान में रखिए कि ये जितने ऑप्शन में नाम दिए गए हैं ये प्रवासी साहित्यकार के रूप में है। हमें बस बताना है कि इंद्रधनुष की तलाश, इंद्रधनुष की तलाश में ये रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही जवाब है उषा राजे सक्सेना। ठीक है, उषा राजे सक्सेना ने लिखा इंद्रधनुष की तलाश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, साहित्य जीवन की आलोचना है। कई बार आपको महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में अगर आप पढ़ते रहे होंगे तो दो प्रश्नों से ज्यादा छात्र टकराते हैं। एक तो है कि कविता क्या है और दूसरा है कि साहित्य क्यों पढ़ रहे हो। कई बार ये जो होता है परिभाषा बताने में लोगों को होता है कि साहित्य क्यों पढ़ रहे हो, साहित्य क्या है, इसको भी परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। और लगातार जो पुराने आलोचक रहे हैं उन्होंने साहित्य को परिभाषित भी किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसने कहा था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। काफी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। ऑप्शन दिया गया है जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। इसी के प्रयास में इन्होंने कुल 13 उपन्यास और 300 कहानियों को लिखा, साथ में निबंध और नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। नाटकों की संख्या कुल इनकी 3 रही है, जिसका कि मैंने उल्लेख नाटक पढ़ाते समय किया था। हो सकता है कि आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया होगा। इन छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। तो इसका जो सही जवाब है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, प्रेमचंद ने कहा था। साहित्य का उद्देश्य नाम से इन्होंने 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्पीच देते हुए सारी बातें कही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कला जीवन के लिए का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन? कला को लेकर भी काफी जद्दोजहद रहा है कि कला आखिरकार क्या है। ठीक है, तो कला कला के लिए है या फिर कला जीवन के लिए, इसको लेकर 2 गुट बन गए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कला जीवन के लिए का समर्थन किसने किया? ऑप्शन दिया गया रस्किन, ट्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड, ब्रैडले। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए रस्किन। रस्किन ने कहा था कला जीवन के लिए। और नीचे एक आप ऑप्शन देख रहे होंगे ब्रैडले। ब्रैडले से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इन्होंने कहा कला कला के लिए है। ठीक है, कई बार आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस सेटों में, और जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़ेंगे तो एक आध जगह जिक्र भी किया है, और इनको वो नहीं बिल्कुल नहीं पसंद करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है कि कला जीवन के लिए का समर्थक कौन है? रस्किन। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने साधारणीकरण की प्रक्रिया को निज मोह संकट निवारणकारी कहा है? निज मोह संकट निवारणकारी कहा साधारणीकरण की प्रक्रिया को। ऑप्शन दिया गया भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो साधारणीकरण के दृष्टिकोण से ये नया प्रश्न आप सभी के लिए होगा, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी भट्टनायक ने कहा था कि साधारणीकरण की प्रक्रिया निज मोह संकट निवारणी। तो इसको बिल्कुल आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, और हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में सब घूम फिर कर आए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अरस्तुकृत कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबंधित है? यानी कि अरस्तु ने कौन सा ग्रंथ लिखा है जिसका संबंध काव्य शास्त्र से है? ऑप्शन दिया गया है पेरिपोएटिक्स, पॉलिटिक्स, रिटोरिक, मिमेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है क्या है? ऑप्शन ए काव्य शास्त्र से संबंधित उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है पेरिपोएटिक्स। ठीक है, जिसका कि हिंदी में अनुवाद काव्य शास्त्र नाम से होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। तर्क दिया जा रहा है कि संवाद इनमें सर्वप्रथम तत्व माना जाता है। जब भी आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो उसमें आपको अनुकरण, विरेचन और ट्रेजेडी के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के कुल 6 तत्वों को बताया था, और इसमें तर्क रखा जा रहा है कि संवाद इनमें सर्वप्रमुख तत्व है। तो इसमें हमें बताना है कि स्थापना सही है, तर्क सही है, या फिर दोनों गलत है, या दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन डी जो है कि क्या स्थापना सही है लेकिन तर्क क्या है? गलत है।
यहाँ पर संवाद को नहीं बल्कि उन्होंने इसको सर्वप्रथम तत्व माना है, उसमें ट्रेजेडी को ही उन्होंने केंद्र में रखा हुआ है और 6 चीजों को बताया। कथानक है, प्लॉट जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं, इसके बाद 4-5 तत्व और हैं। तो यहाँ पर स्थापना सही और तर्क क्या है, गलत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करें। तो एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम है। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ का, आर्स पोएटिका प्लेटो का, बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज का, सेल्फ रिलायंस इमर्सन का। तो इसमें से असंगत कौन सा है वो हमें बताना है। जैसे ही आपने रचनाओं को देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें से असंगत कौन हो सकता है। लिरिकल बैलेट्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। आर्स पोएटिका तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लेटो को तो हमने इतना पढ़ा है, ये आर्स पोएटिका तो इसने नहीं लिखा है। बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलरिज लिखा है, सेल्फ रिलायंस इमर्सन ने लिखा है। आर्स पोएटिका आपने देखा होगा कि एक आलोचक है जिसका नाम है होरस, कई जगह होरेस भी इसको बोला जाता है, जो कि प्लेटो अरस्तु लोंजाइनस के बाद इनका नाम आता है। होरेस ने आर्स पोएटिका नाम से लिखा, जो कि पत्र शैली में लिखा गया इनका ग्रंथ है, काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो होरेस को भी याद रखिए कि होरेस ने आर्स पोएटिका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर असंगत पूछा था तो इस हिसाब से प्लेटो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक आईए रिचर्ड्स नहीं है। तो जो बच्चे लगातार इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे, जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है, लगभग ये 6ठा-7वां प्रैक्टिस सेट होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर। तो आईए रिचर्ड्स की रचनाओं को लगातार पूछा गया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अलग से इनकी रचनाओं को जरूर क्रम वाइज याद करके रख लिए होंगे। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, पोएट्री एंड साइंसेज, द न्यू क्रिटिसिज्म, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, फिलोसफी ऑफ रिटोरी। तो इसमें से कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है कि दूसरा और तीसरा जो नाम है वो इनके द्वारा लिखित नहीं है और बाकी जो 2 हैं वो लिखित हैं। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। 2 और 3 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन रूसी रूपवाद के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। रूसी रूपवाद के प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है जॉन मुकरवस्की, रेने वेलक, एलन टेट, रैमसन। ठीक है, तो समर्थक कौन माने जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है नीचे अपना 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4 ऐसे दिया गया है। तो इसमें मुकरवस्की माने जाते हैं, रेने वेलक माने जाते हैं, बाकी एलन टेट और रैमसन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस भारतेंदु मंडल के कवि को प्रेमघन की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतेंदु मंडल के कवि को प्रेमघन की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत इसका आंसर आ गया होगा कि प्रेमघन किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रेमघन। कई बार तो इसको पूरा हम यहाँ पर लिखते भी हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पर लेखकों का नाम दिया है, इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं रही हैं, उनको जरूर अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं जो कि स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47, स्थापना दी गई है कि गांधी जी पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का प्रभाव था। ईसा मसीह पर गांधी जी पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का प्रभाव था। स्थापना है, तर्क दिया जा रहा है कि हिंद स्वराज के अंतर्गत उन्होंने अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा कि दोनों क्या है, सही है। तर्क भी सही है और फिर स्थापना भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है जाक देरिडा, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडेगर, अल्बर्ट कामू। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों
ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि अस्तित्ववादी नहीं है। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। देरिदा का संबंध अस्तित्ववाद से नहीं है, बल्कि इन्होंने विखंडनवाद के बारे में बातचीत की है। बाकी जितने नाम दिए गए हैं वो सब अस्तित्ववादी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क दिया गया है। स्थापना है कि प्रेमचंद कृत सदगति और कफन दलित साहित्य की रचनाएं मानी जाती हैं, और तर्क दिया जा रहा है कि ये दोनों कहानियां फैंटेसी शैली में लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्थापना है कि प्रेमचंद की कहानी जो दो कहानियों का इसमें जिक्र किया गया सदगति और कफन, ये क्या है, दलित साहित्य के अंतर्गत मानी जाती हैं, और ये दोनों फैंटेसी शैली में लिखी गई हैं। तो क्या दोनों सही हैं या फिर इसमें से कुछ गलत है, कोई सही है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसका जो सही जवाब है कि स्थापना सही है, और तर्क जो दिया जा रहा है कि वो फैंटेसी शैली में लिखा गया वो गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यापति को भक्त कवि मानने के पक्ष में? निम्नलिखित में से कौन विद्यापति को भक्त कवि मानने के पक्ष में? ऑप्शन दिया गया है सुभद्रा झा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो विद्यापति को भक्त कवि मानने के पक्ष में कौन है? तो इसका जो सही जवाब है कि भक्त कवि कौन थे, विद्यापति को भक्त कवि कौन माना है? ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को भक्त कवि के रूप में माना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर नाम दिया है इन्होंने श्रृंगारी कवि। विद्यापति को अलग अलग कवियों ने, आलोचकों ने अलग अलग कवि के रूप में देखा। कुछ ने कहा कि ये रहस्यवादी हैं, कुछ ने कहा कि ये श्रृंगारी हैं, कुछ ने कहा कि ये भक्त हैं। तो इस विकल्प के अनुसार श्याम सुंदर दास इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कि निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध अयोध्या से है? ऑप्शन दिया गया है ब्रज भाषा, अवधी, बघेली, मेवाती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे भाषा विज्ञान से संबंधित, तो अयोध्या देखते समय ये आपके दिमाग में इसकी बोली आ गई होगी कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। लेकिन परीक्षाओं में विकल्प देखना भी ज़रूरी है, और आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि अवधी भाषा जो है वो अयोध्या में बोली जाती है। ठीक है, अयोध्या जो कि धार्मिक स्थल भी है, और वहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है, बोली है, वो क्या है, अवधी है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये स्थापना और तर्क पर आधारित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। तर्क दिया जा रहा है इस कार्ड का निर्माण भारत सरकार की सीडैक कंपनी ने किया है। तो स्लो आ रही है, आवाज़ स्लो आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि के साथ कंप्यूटर और हिंदी से संबंधित भी कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। हो सकता है कि परीक्षाओं में इससे भी सवाल आएँ। तो यहाँ पर पहला जो सवाल आप देख रहे हैं कंप्यूटर संबंधित है। स्थापना दी गई है और तर्क दोनों को आपने देख लिया होगा। ऑप्शन दिया गया है कि ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों बस घुमा फिरा कर दिए गए हैं। तो इसमें सही कौन सा है यहाँ पर? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक है, तो आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं, और इसका निर्माण किया है सीडैक कंपनी ने। तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखिए कि दोनों जो चीज़ें हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के संयोजक काका कालेलकर थे?
तो जैसे ही काका कालेलकर का नाम आपके दिमाग में आया होगा, तुरंत समितियां भी आ गई होंगी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है काशी नागरी प्रचारणी सभा, नागरी लिपि सुधार उप समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी लिपि सुधार समिति। तो जब भी आप काका कालेलकर के बारे में पढ़े होंगे तो जरूर आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि इनका संबंध कहाँ से रहा है। ठीक है, काका कालेलकर का जो संबंध रहा है, ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब है कि नागरी लिपि सुधार समिति से इनका जुड़ाव रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे, और जो नहीं जान रहे होंगे इस चीज़ को नोट कर लें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य से उच्चारित होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी भाषा विज्ञान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, और पूछा जा रहा है कि मूर्धन्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है ढ, घ, ल, भ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ढ, घ, ल, भ। तो आप जानते हैं कि उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ, ये सब प्रमुख रूप से हैं, दंत्य। तो यहाँ पर मूर्धन्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ढ जो है वो क्या है, आपका मूर्धन्य से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विस्मयादि वाचक वाक्य का उदाहरण है। जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें से आपको कुछ वाक्यों के बारे में भी पढ़ना है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस टाइप से वाक्य हैं। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि विस्मयादि वाचक वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया गया है, आज बरसात होगी, दशरथ राम के पिता हैं, तुम क्यों नहीं आए, ओह आज कितनी गर्मी है। तो इसमें विस्मयादि बोधक या वाचक वाक्य का उदाहरण आप सभी को बताना है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ओह आज कितनी गर्मी है। तो एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ओह के बाद एक विस्मय बोधक चिन्ह लगाया गया है, जैसे हे राम या फिर हे, इस तरीके से जब हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस चिन्ह की जानकारी अगर रहेगी तो तुरंत आप इसको सही कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्या है, विस्मयादि वाचक, या फिर उसको कई बार बोधक भी बोल दिया जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम यहाँ पर आया होगा, तुरंत आया है और तुरंत आपके दिमाग में उनके ग्रंथ भी आ गए होंगे। कौन सा उनका ग्रंथ जो फेमस रहा है। ऑप्शन दिया गया है इस्तवार द लाल लिटर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो जो ग्रियर्सन का है, आप सारे लोगों ने बता दिया कि सही जवाब इसका है ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये उनका ग्रंथ है। तो ठीक है, कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और परीक्षाओं में खूब ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विशल देवरासो के लेखक हैं। विशल देव लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है नरपतिनाल, चंद बरदाई, श्रीधर, मधुकर कवि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब होगा, आप लोगों ने बिल्कुल देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों ने इतना रचनाओं को याद कर लिया कि इसको देखते ही आपने बता दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यानी कि विशल देवरासो के जो लेखक हैं वो हैं नरपति नाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन दिया गया है भर्तृनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, डोम्भिपा। तो जैसे ही सिद्ध साहित्य आता है तो आपके दिमाग में 84 सिद्धों का नाम जरूर आना चाहिए। ठीक है, और सिद्धों की खास विशेषता है कि उनके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है, पा लगा हुआ है। तो आमतौर पर नाथ और सिद्ध दोनों आदिकाल से संबंधित कवियों का ग्रुप है। तो नाथों में नाथ लगा हुआ है और सिद्धों में पा शब्द लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है
आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि डोम्बिपा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए कि इस बार सराहप्पा को मौका नहीं मिला है, बल्कि डोम्बिपा को इस ऑप्शन में शामिल किया गया है। इसी तरीके से 84 में से किसी का भी नाम इसमें शामिल किया जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे कवि हैं जो कि सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं। 2-3 कवि ऐसे हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में आते हैं, तो इनको भी स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। कभी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ये भी है। चलिए अगला प्रश्न है, कोटेशन आ गया जिसको देखते ही आप लोगों के रूह कांप जाते हैं। ऑप्शन है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 4 ऑप्शन दिए गए और ऊपर बताया गया कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसका कथन था? तो जो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है। कई बच्चे रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि गोरखनाथ के बाद यहाँ पर क्या था, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने समय के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन में जो नाम दिया गया था सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है सेम टू सेम कोटेशन वाला ही है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस कोटेशन को तो जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे सबको ये कोटेशन याद रहता है, और कुछ नहीं आता तो जरूर इस कोटेशन को जरूर सारे प्रोफेसर्स बताते हैं। तो क्यों ना हो आप लोगों को इसका आंसर तुरंत याद आ गया होगा। ऑप्शन भी नहीं देखे आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। ऑप्शंस को देखना काफ़ी जरूरी बार जो होता है कि मेन एग्जाम में कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ बच्चों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य कोटेशंस पे भी फोकस किया है, तो कोटेशंस के माध्यम से भी आप तैयारी करते रहिए, कमेंट्स के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ दी गई हैं। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुखकर, अधिक विराजत गोपी। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, उस तो ऑप्शन दिया गया कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। 4 इसमें कवियों का नाम दिया गया है, और एक तरीके से ये लग रहा है कि ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित ये प्रश्न है। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा कि कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कृष्णदास, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हालांकि इसमें नाम दिया गया सूरदास, नंददास का भी, कुंभनदास का भी, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है कृष्णदास। ऑप्शन ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध राम काव्य परंपरा से नहीं है? तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि राम काव्य परंपरा से कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल नहीं से पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया है प्राणचंद चौहान, राम राय, नाभादास, लालदास। तो इसमें से कौन नहीं है राम काव्य परंपरा से? तो हो सकता है कि आपके लिए ये नया प्रश्न हो। प्राणचंद चौहान राम काव्य परंपरा से हैं, नाभादास भी हैं, लालदास भी हैं। सही ऑप्शन इसका है 12 का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, जो राम राय यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका आंसर सही है, जो कि राम काव्य परंपरा के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। हमें नहीं के बारे में बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न है असंगत को पहचानिए। मतलब कि असंगत, कौन सा विकल्प असंगत है उसको पहचानना है। ऑप्शन दिया गया है प्रताप रत्नाकर लक्ष्मीराम, राम रहस्य चंद्रशेखर वाजपेयी, जरासंध वध गोपाल चंद गिरधार दास, साहित्य सरसी सरदार कवि। ठीक है, तो इसमें असंगत कौन है ये बताना है हमें। प्रताप रत्नाकर लक्ष्मीराम, राम रहस्य चंद्रशेखर वाजपेयी, जरासंध वध गोपाल चंद गिरधर दास, साहित्य सरसी सरदार कवि। तो इसका कई बच्चों ने सही जवाब दिया है राम रहस्य। ऑप्शन
जो इसमें बी दिया गया है कि राम रहस्य चंद्रशेखर वाजपेयी, ये क्या है, असंगत युग्म है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ए, सी और डी, ये तीनों क्या हैं, संगत हैं। तो इनके रचनाकारों का भी नाम ध्यान में रखिए, और राम रहस्य के रचनाकार कौन है ये भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। इसको सर्च करने की कोशिश कीजिए। अभी मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भारतीय युग को वर्तमान काल का नाम किस विद्वान ने दिया है? इस तरीके का भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य के भारतीय युग को वर्तमान काल का नाम किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो वर्तमान काल नाम किसने दिया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया, ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने कहा था भारतीय युग को वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन वृंदावन से हुआ था? पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न, वृंदावन से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, काशी समाचार, इंदु, धर्म दिवाकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि वृंदावन से किसका प्रकाशन होता था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो भारतेंदु नाम की पत्रिका है, राधा कृष्ण दास इसके उस समय संपादक हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने वृंदावन से इसका प्रकाशन कराया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो इसमें से आपको बताना है कि किस पे अद्वैतवाद का, अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, निराला के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। वैसे आप देखेंगे कि छायावाद के चारों जो महत्वपूर्ण कवि हैं किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं। जयशंकर प्रसाद शैव, सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से, निराला जैसा कि अभी बताया जा रहा है अद्वैत वेदांत, और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको कोरिलेट करके आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रगतिवादी कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार लगाएं। यानी कि ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए हैं वो सब प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं। यानी कि इसमें नाम दिए शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। इन्हीं लोगों का नाम दिया गया है और घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि इनका जो क्रम है, कालक्रम है, वो कौन सा सही है, कौन इसमें पहले है, फिर इसके बाद उसका दूसरा नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो इसका जो सही अनुक्रम है आप लोग देख लीजिए कि शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव। ऑप्शन डी जो इसका है वो इसका सही। ठीक है, कि केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, फिर रांगे राघव का नाम आता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य का स्वागत, जख्म पर धूल, साये में धूप, अतुकांत। नीचे दिए कूट में से सही का चयन करना। तो जैसे दुष्यंत कुमार की रचनाओं को आप पढ़े होंगे तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया 2 और 4, यानी कि ऊपर थोड़ा सा मिलाना होगा इसमें। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि सूर्य का स्वागत, साये में धूप, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं है, सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि मैं बार बार इसी पे फोकस करता हूँ। तो सूर्य का स्वागत तो है और साये में धूप भी है, लेकिन जो ऊपर ये जो 2 नाम दिए गए हैं, जख्म पर धूल और अतुकांत, ये दोनों
दुष्यंत कुमार की नहीं है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन 2 और 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, करोड़ों पद चाप हूं काव्य के लेखक हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये नया प्रश्न हो और नई रचना भी है। करोड़ों पद चाप हूं काव्य संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी नारायण सुधाकर, श्याम सिंह राशि, सूरजपाल चौहान, रजनी तिलक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी लेखक दिए गए हैं सब नए हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि करोड़ों पद चाप हूं काव्य संग्रह के लेखक कौन है, वो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रजनी तिलक। रजनी तिलक अभी हाल फिलहाल में ये दलित साहित्य से संबंधित हैं। नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए तुरंत, क्योंकि इसी तरीके के चमत्कृत करने वाले काव्य संग्रह आप सभी को बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह कृत किस उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया किस उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। ऑप्शन दिया गया अलग अलग वैतरणी, शैलूस, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 20 का, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो गया शैलूस। शैलूस इसका सही जवाब है कि शैलूस नामक उपन्यास में उन्होंने विंध्य क्षेत्र कहाँ है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। जो विंध्य क्षेत्र है मिर्जापुर के आसपास का जो इलाका है, ठीक है, या फिर विंध्याचल का नाम आपने सुना होगा, एक खास धार्मिक स्थल भी है। तो शैलूस नामक जो उनका उपन्यास है उसमें इसका चित्रण किया गया। कई बार परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। आप लोगों ने अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा धीरे धीरे सिलेबस कवर कर लिया होगा, चैनल से भी और अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी, और तमाम अन्य जो भी आपके पास संसाधन होंगे उनके अनुसार आप लोगों ने अच्छी मेहनत करना शुरू कर दिया होगा। तो राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ऑप्शन दिया गया 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, इंदुमती। तो किसको उन्होंने कहा है पहली कहानी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र यादव के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, उसने कहा था। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। उन्होंने इस पर लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा है और उन्होंने कहा कि ये आधुनिक हिंदी में नई कहानी कहा, इसको नई कहानी के समकक्ष उन्होंने रखा है और पहली कहानी भी माना है। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा प्रतिपादित समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत किस पत्रिका से हुई थी। जब भी आप कहानी आंदोलन पढ़ेंगे तो इसमें समांतर कहानी आंदोलन, ठीक है, की चर्चा होती है और कई बार तो मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन कहानीकार किससे जुड़ा हुआ है। तो कमलेश्वर द्वारा प्रतिपादित समांतर कहानी की शुरुआत किस पत्रिका से हुई। ऑप्शन दिया गया मंच, सारिका, नई कहानियाँ, आधार। तो जैसे ही आपने कमलेश्वर का नाम पढ़ा यहाँ पर और ऑप्शन में देखा कि सारिका है, तो आप निश्चिंत होकर तुरंत इसका सही जवाब आपने बता दिया कि सारिका जो पत्रिका है उससे समांतर कहानी आंदोलन जुड़ा हुआ है, जिसके प्रवर्तक या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले थे कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ऑप्शन दिया गया आनंद रघुनंदन, गय सुकुमार रास, नहुस, गोरक्ष विजय। 4 इसमें नाटक दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा पहला नाटक है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि आनंद रघुनंदन उन्होंने पहला नाटक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी अलग अलग आलोचकों ने भी सभी विधाओं में
अलग अलग रचनाओं को प्रथम माना है, जिस पर कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा तथ्यात्मक रूप से, कविता से लेकर उपन्यास आत्मकथा तक का पूरा मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ। कई बच्चों ने उसको देखा भी होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसको ढूंढ कर देख लें। बाकी मैं उसको टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। एक बार डाला था, पता नहीं कितने लोग ने देखा उसको। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी कृत कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किस युग की रचना मानी जाती है? तो पहले तो इसको ध्यान में रखिए कि कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्ण और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये यूपी जीडीसी में एक बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, जिसमें मैं खुद प्रतिभागी था और ये सवाल आया था उस समय। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रश्न में ही नाटक का और नाटककार का नाम दे दिया है, लेकिन अलग तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि किस युग की रचना है। तो भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन, द्विवेदी युगीन, प्रसादोत्तर युगीन। तो पहले तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि माखनलाल चतुर्वेदी किस समय के राइटर रहे हैं, तब इसका सही जवाब आप बता पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने बीच में बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि द्विवेदी युगीन ये रचना है। यानी कि आपको पता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो कब के हैं और ये कृष्णार्जुन युद्ध कब के हैं। हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी को आलोचकों ने एक अलग कैटेगरी में रखा है, जिसको कि राष्ट्रीय काव्यधारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार प्रवृत्तियों के आधार पर भी कवियों को रखा गया है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क कृत नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रमानुसार लगाएं। तो ध्यान में रखिए कि उपेंद्र नाथ अश्क के जो भी नाटक हैं उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमें बताना है। नाटकों का नाम दिया है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, लौटता हुआ दिन। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जितने चारों नाटक दिए गए हैं सब उपेंद्र नाथ अश्क के हैं, लेकिन क्रम के आधार पर हमें बताना है। तो इसका क्रम कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा सीरियसली वो इसका क्रम बता देंगे। सही ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है कि पहला जो नाटक उनका लक्ष्मी का स्वागत, इस प्रश्न के साथ फिर स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, लौटता हुआ दिन, ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मनीषा लक्ष्मी नारायण लाल कृत किस नाटक की पात्र है? लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दो नाटककार हैं और इनका समय अलग अलग रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि मनीषा नाम की जो पात्र है लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन दिया गया है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, दर्पण। तो जितने भी ऑप्शन में नाटक दिए गए हैं सब लक्ष्मी नारायण लाल के हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी, कर्फ्यू। कर्फ्यू जो उनका नाटक है उसमें मनीषा नाम की पात्र है। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जवाब बहुत कुछ कम ही बच्चे दे पाए हैं, लेकिन आप लोग इसको देखिए। और इस तरीके के प्रश्न आते हैं, दो चार प्रश्न ऐसे रहते ही हैं, कितना रचनाओं को याद करेंगे और उनके पात्रों को याद करेंगे। कुछ थोड़ा सा इसमें जो तुक्का का प्रयोग किया जाता है, कई बार ये सफल हो जाता है लोगों का, कई लोगों का गलत भी हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रखिए कि मनीषा लक्ष्मी नारायण लाल कृत किस नाटक की पात्र है? कर्फ्यू। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो स्क्रीन पे दिया गया एक तरफ नाटकों का नाम और दूसरी तरफ नाटककारों का नाम, अनुष्ठान, मरजीवा, त्रिशंकु, कोर्ट मार्शल, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसको सॉल्व करते समय एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो पहले आपको आ रहा हो उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे सभी उसमें ऑप्शन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन ए, यानी कि जो अनुष्ठान है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, मरजीवा मुद्रा राक्षस, त्रिशंकु ब्रिजमोहन शाह, कोर्ट मार्शल
स्वदेश दीपक। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। इसको एक बार मिलान कर लेते हैं। अनुष्ठान ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मरजीवा मुद्रा राक्षस, त्रिशंकु ब्रिजमोहन शाह और कोर्ट मार्तन स्वदेश दीपक। तो इस तरीके से इसको आप मिलान कर सकते हैं और अपने नोटबुक पर इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ हुई? नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन दिया गया इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली। तो 4 शहरों का नाम दिया गया है और आप सभी को बताना है कि नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ पर हुई है। ठीक है, नेशनल थिएटर का जिक्र एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के संदर्भ में हमने बताया था कि उसको प्ले करने के लिए, उसको रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए इस थिएटर की स्थापना की गई थी। सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल बताया, बनारस। तो ध्यान में रखिए कि अगर ये फाइनल एग्जाम में आए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भवई लोक नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? भवई लोक नाट्य, जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे नाटक का, जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पाठ्यक्रम है यूनिट 2, वो काफ़ी बड़ा है और उसमें लोक नाटकों के बारे में भी पढ़ना है। तो भवई लोक नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए मिजोरम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, भवई कहाँ का है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, भवई लोकनाट्य गुजरात से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को हिंदी का एडिशन कहा है? जब आप लोग निबंध पढ़े होंगे तो इसमें रामचंद्र शुक्ल ने 2 निबंधकारों की तुलना की है। एक को उन्होंने कहा हिंदी का स्टील और दूसरे को कहा हिंदी का एडिशन। कई बार परीक्षाओं में दोनों को जोड़कर सवाल पूछ लिया जाता है और यहाँ पर देखिए सवाल अलग पूछा गया है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा गया। ऑप्शन दिया गया राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो सही जवाब है कि प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? एडिशन कहा है। और जो स्टील किसको कहा था? बालकृष्ण भट्ट को कहा था स्टील। ठीक है, हाँ, कई बच्चों ने बताया कि स्टील बालकृष्ण भट्ट को और एडिशन और स्टील आप जानिए कि ऐसे में निबंध लिखने में राइटरों का नाम है, ये नहीं कि स्टील का जो बर्तन होता है, इस टाइप से आपको दिमाग में नहीं रखना है। और एडिशन जो बल्ब की खोज की थी वो नहीं। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र एडिशन है और स्टील कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख वैचारिक निबंधकार माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यानिवास मिश्र, जैनेन्द्र कुमार, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई। तो वैचारिक निबंधकार के रूप में कौन माना जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि चारों में से विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं, कुबेरनाथ राय भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हरिशंकर परसाई जो हैं व्यंग्य में हैं। तो ऑप्शंस के आधार पर कोई ज़रूरी नहीं कि इस प्रश्न को आप याद करके या रट कर सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको इन विकल्पों के माध्यम से इसको बताना होगा। और कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि जैनेन्द्र कुमार को माना जा सकता है कि उन्होंने वैचारिक निबंध लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं? विष्णु प्रभाकर ने कौन सा रेखा चित्र लिखा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया हम, हशमत, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं और चित्र। तो इसमें से विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं, वो किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। बाकी हम, हशमत, कृष्ण सोबती का, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं और चित्र। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कमलेश्वर कृत देश देशांतर किस विधा की रचना है? यानी कि अन्य गद्य विधाओं से संबंधित
जो सवाल पूछे जाते हैं थोड़े से टेढ़े टाइप के होते हैं, तो इसलिए परीक्षा के एक दिन पहले ज़रूर उनको रिपीट करके आप जाएं। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि कमलेश्वर कृत देश देशांतर किस विधा की रचना है। तो देश देशांतर कैसी रचना है? ऑप्शन दिया गया है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, डायरी है, जीवनी है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा देश देशांतर, आमतौर पर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव किताबों में से इसको पूरा रट लिया होगा, किताबें तो पढ़ने का कम ही मौका मिलता है, ठीक है। तो किस विधा में है? ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरी में लिखा गया है। देश देशांतर क्या है? डायरी विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है प्रवासी साहित्यकार ओम कृष्ण राहत किस देश की निवासी हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में प्रवासी साहित्य भी लगा हुआ है, जिस पे कम लोगों की नज़र जाती है। हमने वैसे अपने वीडियो लेक्चर में जो भी प्रवासी साहित्य से संबंधित एक वीडियो लेक्चर हमने बनाया उसमें कवर करने की कोशिश की है, तो समय निकाल कर जरूर आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए और देखिए। प्रवासी लेखक जो इंडिया से बाहर रहकर लिखते हैं उनको प्रवासी कहा जाता है, ठीक है। और जब कोरोना का समय आया था तो भारत में ही रहने वालों को कई बार प्रवासी कहा गया था। तो इस शब्द को लेकर भी काफ़ी डिबेट है कि आखिरकार प्रवासी किसको कहा जाए, जो राज्य के बाहर रहता है या फिर देश के बाहर रहता है। कुल मिला जुला कर जो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे जगह रहता है वो क्या है? प्रवासी के अंतर्गत ही आता है। तो कहाँ के हैं ओम कृष्णा? कनाडा, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो कई बच्चों ने इसको तुक्का लगाने की कोशिश की और कईयों का तुक्का सही हो गया, कई बार तुक्का गलत भी हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको देखते ही आप लोगों ने इसका सही जवाब तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। बहुत बार प्रैक्टिस मैंने भी करवाया, अपने से भी आपने किया होगा, और जब भी आप महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे तो खूब मन लगाकर टीचर्स बताते हैं इसको कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अच्छा, मार्के की बात यह है कि कई बार बच्चे इस परिभाषा को पूरा याद कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार इस परिभाषा में है क्या, और फटफट 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम की तरह पूरा इस परिभाषा को याद करते हैं लेकिन इसका मूल जो अर्थ है वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काव्य लक्षण के संदर्भ में उक्त कथन किस विद्वान का है। तो आप लोगों ने ऑप्शन बिना देखे ही बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिस पे कि हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस पे भी हमने बातचीत किया था। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यात व्यक्षणात् काव्यज्ञस्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तद्भवे। काव्य हेतु के संदर्भ में किस आचार्य का ये कथन है। तो काव्य हेतु से संबंधित हमने वीडियो लेक्चर बनाया था पिछले प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जयदेव, रुद्रट, मम्मट, कुंतक। तो ये ध्यान में रखिए कि जो यहाँ पर दिया गया है काव्यस्य, एक शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद व्यक्षणात्, तो ये काव्य हेतु के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर मम्मट। आप लोगों ने बिल्कुल सही, बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, मम्मट का ये कथन है। वैसे मम्मट का जो काव्य प्रयोजन संबंधी विचार दिया गया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काव्य हेतु से संबंधित भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए ये जो प्रश्न दिया गया था आप चाहें तो इसको अनुमानतः मम्मट के काव्य प्रयोजन से संबंधित भी उसमें भी है। काव्य प्रयोजन का उन्होंने दिया है कि काव्य में से अर्थकृत्य व्यवहार विदेशी व्यतिरिक्त है। तो कुछ कुछ जो इनके शब्द हैं, इनके कहने की जो शैली है वो काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, किरति भनति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कर हित होई। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल पंक्ति को देखते ही
एकदम से प्रफुल्लित हो गए और इसका सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि तुलसीदास हैं। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो आप ध्यान में रखिए कि जो रस सूत्र के व्याख्याता हैं उनसे संबंधित सवाल बिल्कुल परीक्षाओं में आता है, कुछ न कुछ जरूर आता रहता है। तो यहाँ पर भट्टनायक का पूछ रहा है, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, यानी कि चारों जो रस सूत्र के व्याख्याता हैं सबका नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत इसमें दे दिया। तो भट्टनायक का जो सिद्धांत है आप लोगों ने बताया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भुक्तिवाद। तो बाकी का आप ध्यान में रखिए कि अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, अनुमिति शंकुक, उत्पत्ति भट्टलोलट। अगला प्रश्न है, अनौचित्य किस प्रकार का काव्य दोष है? यहाँ पर काव्य दोष से संबंधित प्रश्न आ गया कि अनौचित्य किस प्रकार का काव्य दोष है। ऑप्शन दिया गया है, रस दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष, शब्द दोष। काव्य दोष से संबंधित हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया, जरूर उसको देखिए आप, ताकि कुछ उसमें आपको पारिभाषिक जो शब्द हैं वो क्लियर होंगे। और इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है, बच्चे बता रहे हैं कि इसमें अर्थ दोष है, लेकिन सही जवाब इसका रस दोष है। अनौचित्य में क्या है? रस दोष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अरस्तुकृत पेरिपोएटिक्स कितने अध्यायों में विभक्त है? अरस्तु द्वारा लिखा गया पेरिपोएटिक्स कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन दिया गया 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित हमने अरस्तु पर भी वीडियोज बनाया, जरूर उसको समय निकाल कर आप लोग देखिए। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 26 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 26। चलिए अगला प्रश्न है, स्थापना तर्क से संबंधित प्रश्न आ गया कि अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने विरेचन की व्याख्या 3 प्रकार से की, धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। ये तो स्थापना हो गई। तर्क दिया जा रहा है, धर्मपरक के अंतर्गत बाह्य विचारों की उत्तेजना और उनके विचारों द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, तर्क दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ये हमें बताना है। आमतौर पर इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब है वो क्या है कि दोनों क्या है? सही हैं। दोनों सही हैं, मतलब स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है? यानी कि कई ग्रंथ दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया है। द विल टू पावर, लिरिकल बैलेट्स, पोएटिक्स इमेजेस, द प्रेल्यूड। ध्यान में रखना है कि हमें बताना है कि नहीं। ठीक है, कई बार परीक्षा में क्या होता है कि सही जो होता है उसका भी ऑप्शन दिया रहता है और नहीं जो रहता है उसका भी ऑप्शन दिया रहता है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं कि 1, 3 और 4, 3 और 4, 1 और 2, 1 और 3। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही है कि द विल टू पावर नहीं है, लिरिकल बैलेट्स है। ठीक है, और बाकी दिया गया है तीसरा जो इसमें रचना है, तीसरी रचना पोएटिक इमेजेस, ये भी विलियम वर्ड्स की नहीं है। यानी कि पहला नहीं है और तीसरा नहीं है। इसका मतलब है कि दूसरा और चौथा है। तो फ्यूचर के दृष्टिकोण से इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया पीबी शेली, कॉलरिज, आई ए रिचर्ड्स, ऑस्कर वाइल्ड। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को आप लोगों ने कई बार एग्जाम में पढ़ा भी होगा और सही जवाब इसका आई ए रिचर्ड्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित
पाश्चात्य चिंतकों को उनके जन्म काल के आधार पर काल क्रमानुसार लगाएं। तो ऐसे पाश्चात्य चिंतकों का नाम दिया है जिसमें नाम है कार्ल मार्क्स, नीत्शे, इलियट, कॉलरिज। तो इसमें हमें बताना है कि क्रम के अनुसार कौन सा सही होगा। तो क्रम इन्हीं चारों का घुमा फिरा के दिया हुआ है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन है, कॉलरिज है, कार्ल मार्क्स है, नीत्शे है, इलियट, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन बी, कॉलरिज, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, इलियट। आप जानते हैं इलियट क्यों बाद में आ रहे हैं, क्योंकि जब आप नई समीक्षा पढ़ते हैं तब इलियट का नाम आता है, ठीक है। कॉलरिज का संबंध वर्ड्सवर्थ के आसपास में रहा है, दोनों मित्र भी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित रूसी रूपवादियों को उनके जन्म काल के आधार पर क्रमानुसार लगाएं। रूसी रूपवाद भी पढ़ना है पाठ्यक्रम में। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से आपके पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। उसमें कोशिश की गई है कि हर इकाई से कुछ न कुछ सवाल रहें। तो रूसी रूपवादियों के जो भी संबंधित आलोचक रहे हैं, जिसमें नाम है विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकोब्सन, रेने वेलक, बोरिस इकेनबाम, ठीक है। तो इसमें उनके जन्म काल के आधार पर आप लोग अपना जन्म काल भूल जाइए, परीक्षा तक इनके जन्म काल को जरूर ध्यान में रखें। तो इसमें कौन सही क्रम है वो हमें बताना है। तो मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। पहले है बोरिस इकेनबाम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकोब्सन, रेने वेलक। तो थोड़े से नाम भी अटपटे हैं, तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा आप लोग परीक्षाओं में जब भी जो किताबें पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहे हैं, या फिर नेट की जो भी किताब खरीदे हैं, तो जब दोबारा पढ़ने जाएं तो ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कठिन बनाया गया है। ये एक दृष्टि देने की कोशिश की जा रही है कि जब दोबारा आप इसको पढ़ें तो ध्यान में रखें कि इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के अंतर्गत तनाव की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ये आपके लिए कठिन प्रश्न नहीं होगा। तनाव, ऑप्शन दिया गया एलन टेट, रैनसम, क्लिंथ ब्रुक्स, विलियम एम्सन। तो जब आप आखिर में पढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो नई समीक्षा के अंतर्गत तमाम उसमें आपको आलोचक मिल जाएंगे जिन्होंने कि अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। उसमें एक तनाव का भी सिद्धांत दिया गया है। तो जैसे ही इसको आप देखे होंगे तुरंत बता देंगे कि एलन टेट ने तनाव का सिद्धांत दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। रैमसन ने दिया है, क्लिंथ ब्रुक्स ने भी दिया है, विलियम एम्सन ने भी दिया है। तो इसको लेकर हम एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक जगह उसको देख लें। बाकी इस प्रैक्टिस सेट में देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ये वही इकाई है जिसमें कि वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित आपको पढ़ना है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसको कैसे इस पर कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है कि भारतीय नवजागरण के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि विवेकानंद ने किया था, ठीक। तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ध्यान में रखिए कि 2-3 दिन जो मैं आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पा रहा था, मैं खुद एक परीक्षा देने गया हुआ था और संयोग से ये प्रश्न उसमें आया हुआ था, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं परीक्षा क्यों देने गया था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस बार रिटेन एग्जाम करवाया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुल 40 प्रश्न उसमें शामिल थे। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और मुझे लग रहा था कि मैं अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में आ जाता हूँ तो और बढ़िया रहेगा। तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, मिलान करने वाला था प्रश्न। हालांकि वहाँ पर जो बुकलेट मिला था, क्वेश्चन बुकलेट, उन लोगों ने जमा करा लिया, नहीं तो मैं उसको जरूर सॉल्व कराता। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया गया 1900, 1920, 1930, 1910। तो जिन बच्चों ने याद किया था तुरंत वो बता दिया कि 1910 ईस्वी में। बिल्कुल इसका सही जवाब है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि आपकी
क्लासेज से पीजीटी क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि हो जाएगा। ठीक है, बस आपकी मेहनत के ऊपर है, क्योंकि मैटर्स तो आपको तमाम मिल जाएंगे। मार्केट में भी 50 तरीके की किताबें हैं, चैनल भी बहुत सारे हैं जो दावा पेश। चैनल तो मैंने देखा, उस पर लिखा था कि इस बार 125 के पार। ठीक जैसे राजनीतिक जब भी चुनाव होता है तो अब की बार 373 के पार, अब की बार 500 के पार, तो वैसे ही 125 के पार। जब 125 के पार हो जाएगा तो फिर कटअप कहाँ से बनेगी। तो इस तरीके के चैनल अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो जहाँ वहाँ पर ज़रूर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और परीक्षा में किस तरीके से नए ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं अर्चना वाजपेयी, कोई बात नहीं। आप पहले चैनल को 1 महीने तक, मेरे कहने के अनुसार 1 महीने तक विजिट कीजिए, फिर खुद आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है ना। अब इस तरीके का कोई मंत्र नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि हाँ आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे आप पचाएंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। स्थापना दी गई है कि अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे। तर्क दिया गया उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु से पूर्व बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये दोनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय इतना दिया हुआ है, क्योंकि उनके समय का मोल नहीं है। तो मेरे कहने के अनुसार केवल 1 महीने तक इस चैनल को विजिट कीजिए, तमाम जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको देखिए। सही जवाब इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत किसने आत्मविस्थापन की प्रवृत्ति को प्रमुख माना है। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत किसने आत्मविस्थापन की प्रवृत्ति को प्रमुख माना है। ऑप्शन दिया गया फ्रायड, युंग, एडलर, D.H. लॉरेंस। तो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित चारों नाम दिए गए हैं और इसका जो सही जवाब है कि एडलर, जो सी ऑप्शन है वो है एडलर। एडलर इसका सही जवाब है कि एडलर ने क्या किया था, आत्मविस्थापन की प्रवृत्ति को प्रमुख माना। तो आप लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।